ऑफिस में जाके हाँ मैम 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 सर सर करता था। उस टाइम पे मैं चुपचाप बैठ रहा था, मेरे को बोलता था चल ना, सब कोई जा रहा है, प्लेसमेंट रिलेटेड मैटर में बात होगा। हाँ क्या कंपनी क्या क्या, हमारी कंपनी आएगा कि नहीं, वैसे मेरे को ये नोटिफिकेशन मिल गया है। अब पैनल में मैं एचआर में जाके मेरा नाम भी दर्ज करवाया। अगर इंटरव्यू में मेरा जगह आएगा तो मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा, फिर जो कंपनी है उसको मेरे को पसंद आएगा ले लेगा। इसके साथ इंस्टीट्यूट का जो एचओडी है, ये है वो है, क्या है, हाँ इतना है कि अगर मैंने इंटरव्यू कभी फेस नहीं किया, मैं किसी टीचर से जाके पूछूंगा कि इंटरव्यू कैसे देना होता है। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग, इतना हाईलाइट करने का क्या है। बाकी लोग जब ऐसे रोना गाना करता था, मैं चुपचाप बैठ के अपना काम करता था। तो चल 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 ये वो, हमने कुछ ये वो नहीं है, चुपचाप बैठे। एचओडी आ गया, ये आ गया, असल कॉलेज वाले लोग भी ना, हे कंपनी आ रहा है, इंटरव्यू होगा, ये होगा वो होगा, अरे वो तो होना ही है। ये तो रिसेंटली मेरे यहाँ से भी मैं लोगों को भेजता हूँ, क्या बड़ा बात है। टेक्नो इंडिया में पढ़ के जितने का सैलरी देता है, मेरे यहाँ से पास करके उतने का सैलरी मैं दे देता हूँ। तो टेक्नो इंडिया इतना बड़ा यूनिवर्सिटी खड़ा करके क्या कर लिया। ऊपर से जो टेक्नो इंडिया से जाते हैं वो कंपनी में टिक नहीं पाता, मेरे यहाँ से जाके टिकता है। मजाक नहीं कर रहा, सीरियस। चलो छोड़ो। मानसी, शतांशी, गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. अच्छा चलो, सीधा पढ़ाई का बात करेंगे, कोई इधर का बात नहीं उधर का बात नहीं। सर करते आप खुद हो और हम लोग सुनते हैं। इधर वाला स्क्रीन शेयर नहीं है। 250 MT, A50 MT। अच्छा देखो सर, जैसे कि हम लोगों का एक्चुअली बातचीत चल रहा था, लास्ट वीक हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स से एक टॉपिक उठाया था। टॉपिक का नाम था इंटरनेशनल ट्रेड। साहिल, हो गया, अपने से बहुत बात कर लिया, अब पढ़ाई कर। आज जो अपने से बात करता रहता है तो अच्छा हैबिट पाला है तू, अपने से ही बात करता रहता है। अच्छा, ऐसा कर रहे हैं, विराट कोहली से बात कर रहा है। हाँ हार गया क्यों। हाँ? अच्छा चलो, तो बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड कॉन्सेप्ट क्या है आप लोगों को मैं बताया था लास्ट क्लास में। इंटरनेशनल ट्रेड रिगार्डिंग जितना थ्योरीज था, जो पॉपुलर इकोनॉमिस्ट ने सजेस्ट किया था, ठीक है, मैंने बेसिकली इसका इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी को अगर मैं समरी करूँ, इसका सिंपल यह मतलब होता है भाई, दुनिया भर में एक बायलैटरल ट्रेड सिचुएशन होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना। फिर ऑयल रिलेटेड एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट ओपेक कंट्रीज बोल के एक माना जाता है। ओपेक कंट्रीज समझते हो, जो ऑयल एंड रिलेटेड मैटर में कि कौन से देश कितना पेट्रोल है, किसके पास कितना, कौन किसको क्या बेचेगा नहीं बेचेगा, इसके रिलेटेड ट्रेड एग्रीमेंट होता है। तो आज के डेट में इंटरनेशनल ट्रेड एक बहुत इंपॉर्टेंट एक फेनोमेना है, और सिर्फ आज के डेट में नहीं है। अगर आप थोड़ा प्राचीन काल में चले जाओ, प्रिमिटिव टाइम पे, उस टाइम पे भी इंटरनेशनल ट्रेड होता था। आज की डेट में समुद्री इलाका यूज होता है, जहाज से पहले भी होता था। इंडिया का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ था ना, वो समुद्र के कारण ही हुआ था, बिकॉज इंडिया का जो जियोग्राफिकल पोजिशन है, उसमें तीनों साइड में समुद्र है। इंडिया के साउथ में समुद्र, इंडिया के वेस्ट में समुद्र, और इंडिया के ईस्ट में भी समुद्र। तो पहले ना लोग समुद्र के थ्रू से ट्रेड करना नहीं जानता था। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा बड़ा जहाज चला के महासमुद्र में जाना, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आज से मानो 5,000 साल पहले, 7,000 साल पहले लोगों को इतना नॉलेज नहीं था कि बट समुद्र, इतना बड़ा बड़ा समुद्र को बड़े बड़े जहाज बना के जाना, वो लोगों को समझ में नहीं आता था। तो धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, उस टाइम पे लैंड मास में ही सब चलता था। उसके लिए जो चाइना से लेके यूरोप तक, चाइना से लेके यूरोप तक पूरा ट्रेड जोन बना हुआ था, रास्ता है, आज भी है। सिल्क रोड, थैंक यू सर। सर हमारे आसपास कहीं है सिल्क रोड? सिक्किम में जाओगे तो देखने को मिलेगा। देयर इज अ प्लेस नोन एज जुलुक, नाम सुने हो?
सिक्किम कभी अगर जाने का सोचते हो तो आइटिनरी में रखना सर। अगर कभी सिक्किम जाने का सोचते हो तो अपने आइटिनरी में पैकेज में रख ले। फिलहाल इमेज देख के खुश हो गए। ये रास्ता देख रहे हो? देखो, ये जो रास्ता बना है ना पहाड़ी में, ये रास्ता आज का नहीं है। ये कम से कम 3,000 साल 4,000 साल पुराना रूट है। इसे सिल्क रूट कहते हैं। पूरा चाइना से ये रोड पूरा बना हुआ है। गूगल में जाओ। ये एरिया में पड़ता है, इस साइड में। ये दिख रहा है लोग? ये देखो, क्या लिखा है? सिक्किम सिल्क रोड। देखा? इसको सिल्क रोड बोला जाता। क्यों सिल्क रोड बोला जाता था? क्योंकि इस रूट के थ्रू से कपड़ा का सिल्क होता है ना, वो सिल्क का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। जो चाइना से जो चाइना से लेके, मैंने ये पूरा पहाड़ी पूरा हिमालयन रूट है पूरा। ठीक है? एकदम यहाँ से चालू होता है, इधर इस एरिया से पूरा चाइना से स्टार्ट होता है और पूरा यूरोप तक कनेक्ट करता है एकदम। पाकिस्तान तो तब पाकिस्तान बोल के तो कोई देश था नहीं सर। इंडिया होके, अफगानिस्तान होके, पूरा एकदम सीधा यूरोपियन मार्केट तक पहुंचा था। तो ये जो इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है, ये कुछ नया बात नहीं है। समझ में आया सर? कोई नया बात नहीं। चाहे हम लोग कितना भी इसको न्यू इंटरनेशनल ट्रेड ये है वो है जानने का बात करें, बट यू हैव टू नो दैट कि ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। ये देखो, मैं बोल रहा था, ये देखो विकिपीडिया में इंटरनेशनल ट्रेड को लेके सिल्क रोड का पूरा एरिया कवर किया है। देखो, देखो सर, दिख रहा है? दिखा दे। ये एक रूट है, दिस इज अनदर रूट। चाइना से तिब्बत होके ऊपर से भी जाता था। ठीक है? इस तरह से पूरा यूरोप तक जाता था। और हमारे इंडिया से भी इस तरह से ऐसा करके ये रोड चला। समझ में आया सर? तो मेरा कहने का बस इतना सा मतलब है आपको कि सर ये सब सिल्क रोड वगैरह बहुत पहले से है, और इंटरनेशनल ट्रेड बहुत दिनों से चल रहा है। ये कोई नया चीज नहीं है। बस हम लोगों को जानना चाहिए कि सर आज के डेट में किस तरह से सारा काम काज। सर आज जो टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये टॉपिक का नाम है इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड पॉलिसी। क्या नाम है? इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी। माने ये गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री, स्पेशली अगर हम इंडिया में हम लोग हैं तो इंडिया में बात करेंगे, ट्रेड पॉलिसी के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ठीक है? बहुत इश्यूज। ट्रेड पॉलिसीज का कुछ इंस्ट्रूमेंटल मैटर रहता है, जैसे इंस्ट्रूमेंटल ट्रेड। इसमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड पॉलिसी में जैसे टैरिफ्स होते हैं। टैरिफ्स मैंने बेसिकली टैक्स को बोलते हैं टैरिफ्स। ठीक है? फिर नॉन टैरिफ मेजर्स होते हैं जिसको एनटीएम्स बोलते हैं। एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स होते हैं। ठीक है? कि एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजरमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है? दीज आर कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट्स। क्या बोलेंगे सर इसको? इंस्ट्रूमेंट्स। तो चलो देखते हैं क्या क्या इसके बारे में बताया जा रहा है। So before we go into the subject matter of this unit, we shall take a quick look at few recent developments in India's international trade strategy. इंडिया करेंटली इंटरनेशनल ट्रेड स्ट्रेटेजी में किस तरह का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, आफ्टर a decade of issuing free trade deals, India has embarked on an FTA signing spree that is quickly
the free trade agreements of with many countries that is quickly transforming the country into one of the most FTA engaged countries in the world. and free trade agreements का वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंट्री का डेवलपमेंट रिसेंट पास्ट में इंडिया ने किया। ठीक है, मैं इसके बारे में भी आपको थोड़ा बताता हूँ। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इस कॉन्सेप्ट के बारे में भी आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। अब क्या होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अगर ये नहीं जानोगे तो एफटीए का बात समझ में नहीं आएगा। फटाफट जो देखो, ज्यादा नहीं बोलेंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और ट्रीटी एक तरह का ट्रीटी है, इज एन एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ टू फॉर्म ए फ्री ट्रेड एरिया बिटवीन द कॉर्पोरेटिंग स्टेट्स। कोऑपरेटिंग स्टेट्स माने कोऑपरेटिंग माने जब एक देश दूसरे देश के साथ कोऑपरेट कर रहा है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट्स, बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल। बायलैटरल माने दो कंट्री के बीच में, मल्टीलैटरल माने एक साथ 4-5 कंट्रीज और भी जुड़ सकता है, 10 कंट्रीज भी हो सकता है। Bilateral trade agreements occur when two countries agree to loosen trade restrictions between the two of them, generally to expand business opportunities. Multilateral trade agreements are agreement among 3 or more countries, and they are most difficult to negotiate and agree. Obviously, जितना ज्यादा कंट्री होगा उतना कॉम्प्लेक्सिटीज ज्यादा होगा। जैसे आप लोग क्रिकेट मैच देखे हो, जब कंट्रीज के बीच में क्रिकेट मैच होते हैं, दो तरह का टूर्नामेंट चलता है। एक होता है बायलैटरल टूर्नामेंट, है ना। बायलैटरल टूर्नामेंट का मतलब है कि दोनों कंट्रीज के बीच में मैच होगा। जैसे हर साल आप देखना, इंडिया कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज के साथ खेलता है। एग्जाम्पल के रूप में इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलता है बहुत ज्यादा, इंडिया इंग्लैंड के साथ खेलता है बहुत ज्यादा, इंडिया न्यूजीलैंड के साथ भी खेलता है, साउथ अफ्रीका के साथ खेलता है, बांग्लादेश के साथ खेलता है, और श्रीलंका के साथ खेलता है, और वेस्ट इंडीज के साथ भी खेलता है। लेकिन कुछ कंट्रीज के साथ इंडिया खेलता नहीं है, जैसे पाकिस्तान के साथ इंडिया नहीं खेलता है। तो इंडिया जो पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज इंडिया पाकिस्तान का नहीं है, जानते हो ना। इंडिया पाकिस्तान का बायलैटरल सीरीज नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंटल इश्यूज है। ये कंट्री क्रिकेट फैन तो चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान मैच हो, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिया पाकिस्तान मैच होने नहीं देना चाहती। क्यों नहीं? हाँ हाँ हाँ। नहीं, ऐसा कोई मैटर नहीं है। पाकिस्तान थोड़ी ना भारत बन सकता है, ऐसा नहीं होगा। बेसिकली पाकिस्तान आज अगर इंडिया में आता है तो इंडिया भी को भी पाकिस्तान जाना पड़ेगा। बायलैटरल अगर मैच होगा तो इंडिया तब नहीं बोल सकते कि हम नहीं जाएंगे। लास्ट आया था पाकिस्तान इंडिया में 2012 में, 12 साल पहले आया था। उसके बाद अब कोई मैच नहीं हुआ इंडिया पाकिस्तान में बायलैटरल सीरीज। सो इसके पीछे मेन रीजन है कि ये जो पाकिस्तान खाली फोकट का आतंकी हमला करता है ना हम लोगों पे, कश्मीर रीजन पे जो डिस्प्यूट क्रिएट करके रखा है, ठीक है, ये बेसिकली इंडिया का सजा है पाकिस्तान को कि भाई तुम पहले सुधरो, फिर हम तुम्हारे साथ खेलेंगे। इसका मतलब एकदम क्लियर कट है। आज अगर इंडिया पाकिस्तान मैच होता है ना, तो इसमें पाकिस्तान का भी इकोनॉमी को बहुत फायदा पहुंचेगा। तो इंडिया कहीं ना कहीं अपने फॉरेन पॉलिसी के अंदर ये चीज दिमाग में रखता है, और रखना भी चाहिए, मेरे हिसाब से बिल्कुल रखना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट जस्ट अ क्रिकेट, ये मैटर है क्योंकि पाकिस्तान का इकोनॉमी ऐसे ही थोड़ा टूटा हुआ है। ऊपर से क्रिकेट में पाकिस्तान के में बच्चा बच्चा क्रिकेट जानता है और क्रिकेट समझता है, और क्रिकेट से ही पाकिस्तान में पैसा है। तो जब तुम्हारे दुश्मन को तुम्हें तोड़ना है ना, उसका रीढ़ की हड्डी को तोड़। इंडिया पाकिस्तान मैच होगा तो पाकिस्तान क्रिकेट को पैसा मिलेगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी को पैसा मिलेगा, और उस पैसे से वो क्या करेगा? हमारे ही पीछे कार्य करेगा। हम तुमको क्यों मौका देंगे? तुम पहले सुधरा हुआ बच्चा बन जाओ। खाली फोकट में पाकिस्तान में लोगों को मत, हमारे नॉर्मल लोगों को क्यों मार रहे हो? हमारे जवान को क्यों मार रहे हो? हम तो नहीं मारते तुमको। कभी तुम ऐसा नहीं सुनोगे कि इंडिया का कोई लोग नॉर्मल में फायर करके किसी पाकिस्तानी को मार दिया, ऐसा नहीं सुनोगे आप। हमेशा तुम सुनोगे कि पाकिस्तानी लोग ही हम लोगों को मारता है, और वो भी पाकिस्तानी। फिर पाकिस्तान बोलता है हम नहीं कर रहे, ये आतंकवादी संगठन कर रहा है। और आतंकवादी संगठन कौन चलाता है? पाकिस्तान चलाता है। कौन क्यों चलाता है? क्योंकि ये अमेरिका ने उनको चलाने का परमिशन दिया था, लादेन को मारने के लिए। आज उसका भुगतान ये भुगत रहा है, बदले में पाकिस्तान को अमेरिका फंडिंग करता था।
लेकिन अब मैंने उसी मैंने जिस पावर को यूज करके पाकिस्तान चाह रहा था कि वो पैसा मिलेगा पाकिस्तान का, अमेरिका का साथ लेके, आज उसी कॉन्सेप्ट में पाकिस्तान मर रहा है। आज पूरा दुनिया में पाकिस्तान एक मैंने एक आतंकवादी कंट्री के नाम से दुनिया के सामने जाना जाता है। उसमें कुछ आतंकवादी संगठन जो भारत के पीछे पड़ा रहता है और विद परमिशन टू पाकिस्तान गवर्नमेंट। तो भारत का सिंपल बात है कि भाई दोनों मिलकर चलो आतंक को साफ कर दे, लेकिन पाकिस्तान साफ नहीं करना चाहता। अब तो फिर पूरा जिम्मा किसको उठाना पड़ेगा? कल ही एक जन को मारा फिर से, जवान को बिना बात का मारता रहता है डर फैलाने के। क्रिकेट खेलेगा उसके साथ आंखें, सिंपल बात है। भले कितना भी इंटरेस्टिंग मैच हो जाए फर्क नहीं पड़ता, ये सब नहीं चलेगा। तो कॉन्सेप्ट इज दैट, मैं आपको क्यों समझा रहा था ये बात? मैं आपको क्रिकेट नहीं समझा रहा था, मैं आपको क्या समझा रहा था? क्रिकेट मैच में भी बिजनेस होता है, बायलैटरल ट्रेड समझा रहा था। आज भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया का कोई इश्यूज नहीं है, उल्टा हमारा रिलेशन और बेहतर हो रहा है। इवन स्पोर्ट्स के कारण इंडिया ऑस्ट्रेलिया का बिजनेस भी काफी डेवलप हुआ है। ऑस्ट्रेलिया हमसे बहुत कुछ लेते हैं। आज ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आईपीएल में हर टीम में खेलता है। इवन आईपीएल जब तक खत्म नहीं होता ऑस्ट्रेलियन प्लेयर नहीं जाता है। और ऐसा नहीं कि पैसा मिल गया लास्ट 4-5 मैच बाकी है वो चला गया, ऐसा नहीं करता है। क्योंकि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट भी इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है। आज ऑस्ट्रेलियन प्लेयर इंडिया से इनकम करके लेके जाता है, बदले में हमारे लोग भी ऑस्ट्रेलिया में जाके कमाता है। हमारा प्रोडक्ट ऑस्ट्रेलिया में बिकता है, ऑस्ट्रेलिया का प्रोडक्ट भी हमारे देश में आ रहा है। ज्यादातर माइंस प्रोडक्ट आता है। हमारा अदानी है ना, अदानी अदानी का ऑस्ट्रेलिया में कुछ माइंस भी है जो अदानी ने पर्सनली परचेज भी करके रखा है, जिस कोयला से हमारा इलेक्ट्रिसिटी का भरपाई होता है। इंडिया में जितना कोयला मिलता है वो उतना हाई क्वालिटी नहीं है, और नीड जिस तरह से बढ़ रहा है इसलिए हमको बाहर की चीजों पे भी भरोसा करना पड़ेगा। और ऑस्ट्रेलिया एक अनटेप्ड कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया में नेचुरल रिसोर्सेज भी भरपूर है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पॉपुलेशन भी बहुत कम है। और ऑस्ट्रेलिया को अभी तक मैंने लास्ट, अगर तुम लास्ट 100 ईयर्स में देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया को अगर किसी ने उतना डिस्कवर नहीं किया, क्योंकि दुनिया को जरूरत नहीं पड़ा था। लेकिन धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट तो दूसरे कंट्रीज के लोगों को बोलते हैं कि आप आओ हमारे कंट्री में और यहाँ पर रहो। इजीली सिटीजनशिप दे देता है कुछ साल काम करने के बाद। क्यों? लोग नहीं है, इतना बड़ा देश है, देश में लोग ही नहीं रहता। तो कहने का मतलब है कि ये सभी चीजें, क्रिकेट हो या सब कुछ, मैंने क्रिकेट तो बस मैं बहाने, मैंने एक बहाना है। आज अगर इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया का बायलैटरल ट्रेड हो रहा है, इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेटिंग ट्रेड हो रहा है, जो भी हो, ये सब कुछ एक बायलैटरल कॉन्सेप्ट। अगर मानो कि मैटर इज नॉट जस्ट अबाउट इंडिया ऑस्ट्रेलिया, अगर इसमें हम लोग इंडोनेशिया को जोड़ ले, वियतनाम को जोड़ ले, फिलीपींस को जोड़ ले, पापुआ न्यू गिनी को जोड़ ले, ठीक है, ऐसे बहुत सारा कंट्री है। यहाँ पर एक कंट्री है पापुआ न्यू गिनी, जानते हो? हाँ, बाप रे बहुत सुंदर जगह है। पापुआ न्यू गिनी में इतना ऐसा वो आज भी अगर वो ओरांग ओटांग वगैरह है ना, वो पापुआ न्यू गिनी में पाया जाता है। और जो क्या बोलते हैं उसको, एप्स, एप बोलते हैं ना, वो सब पाया जाता है। वर्ल्ड में अभी एप अगर सबसे भारी मात्रा में अगर कहीं पाया जाता है तो इसी एरिया में पाया जाता है। यहाँ पर बहुत सारा आइलैंड्स है, जो आइलैंड इतना माने पब बने ह्यूमंस का इतना ज्यादा ये नहीं है। हाँ, तो इसलिए यहाँ पर अभी भी वो नेचुरल चीजें जो हॉलीवुड मूवी में दिखाते हैं ना, वो आज भी अवेलेबल है इनके पास। जो भी हो, पॉइंट इज कि ये सब जब मल्टीपल कंट्रीज मिलके किसी पर्टिकुलर मैटर में हम लोग एग्रीमेंट करते हैं तो उसको हम लोग बोल देते हैं मल्टीलैटरल मैटर्स। थोड़ा कॉम्प्लेक्स इश्यूज है सर, ये जो मैं साथ बात कर रहा हूँ ना, ये सब मैटर इतना आसान चीज नहीं है। आसान चीज नहीं है मतलब अप्लाई करना कि दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशन अच्छा होगा, उनका रिसोर्सेज हमको मिलेगा, हमारा रिसोर्सेज उनको मिलेगा, ठीक है, हमको भी उसके उसमें फायदा होगा, उसे भी उसमें फायदा होगा, ठीक है। ये सब काम करना इतना आसान नहीं है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किस चीज को बोल रहे हैं सर? रिस्ट्रिक्शन फ्री ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज। तो लूजन दी ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, लूजन माने इंडिया भी थोड़ा सा लूज करेगा, ऑपोजिट कंट्री भी थोड़ा लूज करेगा। मैंने लूज माने, से फॉर एग्जांपल अगर बाहर का प्रोडक्ट इंडिया में आ जाए तो इंडिया का प्रोडक्ट में तो प्रॉब्लम होगा ना। आज अगर पेप्सी, कोको कोला या लेस जैसा कंपनी इंडिया से चले जाए, आपको नहीं लगता
कि इंडिया का जो होम ग्रोन कंपनी है चिप्स बनाने वाला, या इंडिया का जो कोल्ड ड्रिंक्स यहाँ का लोकल मार्केट का बिजनेस है, उनका बिजनेस बढ़ जाएगा? ये सर नो? क्योंकि पूरा मार्केट तो पेप्सी कोका कोला खा के रखा है, चिप्स के नाम पे लेस खा के रखा है, पूरा मार्केट को कवर करके रखा है। अगर ये लोग चले जाएगा तो फिर ऑटोमेटिकली उस जगह में लोकल चिप्स का जो मार्केट है, जो लोकल मैन्युफैक्चरर है, उनका प्रोडक्ट बिकेगा, क्योंकि आलू चिप्स तो लोग खाएगा। लेकिन लेस के चक्कर में तुम लोकल चिप्स लेते नहीं हो, जो सादा पेपर पैकेट में मिलता है, जिसमें आलू चिप्स दिखता है रे बाबा, उतना एडवर्टाइजमेंट नहीं रहता। अंदर एक नमक का पैकेट होता है हल्का सा, और पूरा एक चिप्स का पैकेट। कोई कोई शौक से खाता है, तो मैं खाता हूँ शौक से, लेकिन नॉर्मल लोग तो ब्रांड पसंद करता है, वो लेज ही खाएगा, वो सादा वाला चिप्स उनको चीप लगता है ना, लो क्वालिटी लगता है, हमें राइट ना? तो सोचो कि एक चिप्स, अगर एक कंपनी लेज का फैक्ट्री हट जाने से इंडियन मार्केट बूस्ट हो जाएगा, लोकल मार्केट। लेकिन हम नहीं कर सकते। क्यों? अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर अमेरिकन अमेरिका अमेरिका में भी तो हमारा चीज बिकता है, तो फिर वो भी बोलेगा हम तुमको बेचने नहीं देंगे। तो कुछ तुम छोड़ो, कुछ हम छोड़े, शादी की तरह है। इट्स लाइक अ मैरिज। शादी में एक लड़का एक लड़की दो अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से आता है, हाँ या ना? सबका अपना अपना, एक जन पापा का परी है, दूसरा पापा का परा है। ये सर नो? सब बोलेगा कि मैं अपने माँ पापा का बहुत एकदम लड्डू मुड्डू बच्चा हूँ, और लड़की बोलेगा मैं भी बड़ा प्यार से मेरे को पाला गया है, आज तक मेरा पापा मेरे को नहीं डांटा, तुम मेरे को नहीं डांट सकते। ठीक है? तो ये बोलेगा, ये भी अपना जगह छोड़ना नहीं चाहता, वो भी अपना जगह छोड़ना नहीं चाहता। फिर लड़की क्या बोलेगा, हम जा रहे हैं मायके। लड़का बोलेगा चलो हमको मायके वायके क्या, हम तो तुमको डिवोर्स दे देंगे। इसलिए आजकल ब्रेकअप बहुत हो रहा है, इसलिए थोड़ा लूजन करना पड़ता है, नहीं तो नहीं बनेगा शादी वाला बिजनेस, नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, समझ में आ रहा है सर? इसलिए थोड़ा सा लूज करना पड़ता है। आज आज हमारे देश में एमओए जैसा प्रोडक्ट बिकता है। एमओए बोल के कंपनी है ना सर, उसका जो मेडिसिन होते हैं, मेडिसिन नहीं है बेसिकली, इट्स लाइक आयुर्वेदिक टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। वो कोई एलोपैथी नहीं है। एमओए जो भी बेचता है ना, सब आयुर्वेदिक चीजें बेचता है। लेकिन अगर हमारे लोकल कोई आयुर्वेदिक जगह से तुम लेने जाओगे, तुमको पसंद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ब्रांडिंग नहीं है ना। एमओए का पैकेजिंग का वैल्यूएशन है, वो पैकेजिंग से तुम खा लोगे। इवन एमओए का प्रोडक्ट अगर मैं चेन मार्केटिंग में सबसे ज्यादा बिकता ही है, सपोज मैं एमओए करता हूँ। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे फैमिली में एक जन ऐसे एमओए करता है, तो मेरे घर में आया, तो मेरा सिस्टर जो है ना थोड़ा सा ब्लैक है, ठीक है, मैंने जैसे काइंड ऑफ और कलर टच को और को। अब अगर कोई किसी का अगर कलर थोड़ा सा ब्लैक होगा ना, तो एमओए जो भी करता है ना, आके ना पहले तुम्हारे एकदम वीकनेस पे एकदम बार करेगा। ठीक है? ये बाबा मेरे माँ को बोलता है, "ए, मेरे बियर में क्यों रही है तो कालो में कि नहीं जाए।" बस पहले ही बोल दिया, इतना काला मेरे को कौन शादी करेगा। जैसे ही बोलते हैं तो मैं माँ को बोलता हूँ, अरे भाई काला गोरा से शादी का क्या रिलेशन? बच्ची को बनाओ टॉप लेवल, एडुकेटेड बनाओ, स्किल्ड बनाओ, उठा के लेके जाएगा, लाइन लग जाएगा, तुम किसके साथ दोगे तुम चिंता नहीं कर पाओ। बोले नहीं नहीं, तू तो आजकल का बच्चा लोग नहीं जानते, हमें क्या करना है, बोले वही एमओए का प्रोडक्ट जो लगाने से एकदम गोरा हो जाएगा। बस अब वो एक एक करके पहले तो खाने के लिए दिया, फिर लगाने के लिए दिया, फिर दंदन के लिए दिया, एक एक करके लिस्ट बढ़ा रहे हैं। फिर बिल बना के देखे क्या, 8,000। ठीक है? 8,000 का ग्रोसरी नहीं लाते एक महीने में हम लोग घर पे। 8,000 का अमोय का प्रोडक्ट का लाइन लगा के चला गया, पूरे 3 महीने बाद फिर से बोलना फिर से दे देंगे, बोले बाप रे। फिर मैं अपनी सिस्टर को बोल रहा हूँ, बेटा पढ़ाई लिखाई कर, तो ये काला रंग का क्या है मैं देखता हूँ। ठीक है? जो भी हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट पॉइंट टू बी नोटेड कि ये एमओए का प्रोडक्ट मार्केट में जैसे छाया, तो लोकल मार्केट का चीजें तो बिकना बंद हुआ ना। एमओए कहाँ का कंपनी है? अमेरिकन ब्रांड है। आज ऐसा हालत है कि एमओए अपना फैक्ट्री बना लिया इंडिया। तो फिर जो इंडिया ग्रोन बिजनेस है उनका क्या होगा? एक तरह से देखा जाए तो प्रॉब्लम होगा, 100% प्रॉब्लम। क्योंकि एमओए एक हायर मिडिल क्लास सेगमेंट का जो मार्केट है ना, उस मार्केट में एमओए बिकता है। उनके लिए इंडिया का जो होम ग्रोन मार्केट है वो तो खराब हो जाएगा। लेकिन तुम कुछ कर नहीं सकते। क्यों?
अगर तुम बात बात में बोलोगे कि नहीं हम तुमको इंडिया में बिजनेस करने नहीं देंगे, किसको बोलोगे तुम? एमओए को बोलोगे। और एमओए का बोलने का मतलब है कि अमेरिका को बोलना, क्योंकि एमओए रिप्रेजेंट यूएसए। प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर तुम्हारा प्रोडक्ट भी बाहर नहीं जाएगा, तुम भी अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो लूजन करना पड़ता है। रियल लाइफ सिचुएशन इज वेरी डिफिकल्ट। आज बीजेपी इंडिया को वर्ल्ड क्लास इकोनॉमी करने के लिए वादा प्रॉमिस कर रहे हैं। ये बीजेपी भी कभी विरोधी हुआ करता था। अगर तुम लोग 90s का कभी वीडियोस देखोगे, उस टाइम पे यही मोदी, ठीक है, मैंने मोदी जी या फिर अटल बिहारी वाजपेयी उस टाइम पे जब थे बीजेपी का, तो जब 91 92 में ग्लोबलाइजेशन यानी एलपीजी पॉलिसी, जो आप लोग इकोनॉमिक्स में स्कूल में भी पढ़े हो, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसके तहत जब इकोनॉमी को लूजन किया माने ओपन किया इंडियन इकोनॉमी को, और फॉरेन मार्केट का कंपनीज को भी इंडियन मार्केट में आने का परमिशन दिया, तो यही बीजेपी गवर्नमेंट सबसे पहले झंडा गाड़ा था। क्यों? क्योंकि इनका इनका डर ये था, कि अगर फॉरेन कंपनीज को इंडियन मार्केट में आने दिया जाए तो होम ग्रोन कंपनीज बर्बाद हो जाएगा, जो कि हुआ है। एक्चुअली बीजेपी उस टाइम पे क्या बोला था कि सिर्फ कैपिटल गुड्स को आने दो, कंज्यूमर गुड्स को नहीं। कैपिटल गुड्स माने लाइक मशीनरीज, ठीक है, जो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है, ठीक है, उसको खुला छोड़ दे दो। और लेकिन कंज्यूमर गुड्स को मत दो, क्योंकि हमारा मिडिल क्लास मर जाएगा। मिडिल क्लास जो बिजनेसमैन है, उनका बिजनेस खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है कभी कभी डाउन द लाइन जब मैं देखता हूँ 92, ठीक है, उस टाइम पे तो मैं हार्डली दो साल का था, उस टाइम को मेरे को क्या पता, लेकिन आज जब मैं देखता हूँ 30 साल में, तो क्या दिख रहा है सर? सच में लोकल बिजनेस खराब हुआ उनके साथ कंपटीशन में। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ठीक ही बोल रहा था, लेकिन देयर इज ए पॉइंट। सिचुएशन ऐसा था कि ओपोनेंट कंट्री जो तुमसे बेहतर पोजीशंस पे है, जो तुम्हारे मार्केट में पैसा का फ्लो करना चाहता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट आना चाहता है, जिसमें इंडियन मार्केट में पैसा का बाजार बनेगा, इंडिया में फैक्ट्री बनेगा, लोकल गवर्नमेंट लोकल एरिया में कंपनी बनेगा, रिक्रूटमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, सब कुछ होगा। इसके लिए उनका भी तो कंडीशन मानना पड़ेगा। मनमोहन सिंह उस टाइम पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, और पीवी नरसिम्हा राव हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। ऐसे सिनारियों में वो क्या करते? तो वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैंने बाध्य होके ले लिया। शायद इग्नोर कर सकता था, लेकिन इग्नोर करना माने झगड़ा करने लायक सिचुएशंस। बात समझ में आ रहा है? तो ट्रेड पॉलिसी जितना इजीली तुमको बताया जा रहा है, इतना इजी नहीं है। समझ में आ रहा है सर? साथ में और क्या बोलता है? FTA, a form of trade pacts, determine the tariffs. Tariffs माने tax and duties that countries impose on import and export with the goal of reducing eliminative trade barriers. माने टैरिफ कम करो। अगर मानो फॉरेन प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ ज्यादा कर देंगे तो फॉरेन प्रोडक्ट यहाँ से कोई लेगा नहीं, माने हम लोग इंपोर्ट करना कम कर देंगे। अगर हम लोग इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देते हैं, या इंपोर्ट ड्यूटी अगर हम लोग रेज कर देते हैं, इंडिया अगर बोलते हैं कि सपोज से फॉर एग्जांपल कोई एमओए का प्रोडक्ट, अभी तो फैक्ट्री इंडिया में बन गया, इलेक्ट्रॉन में इसका एक ऑफिस है, इलेक्ट्रॉन में इसका सबसे बड़ा ऑफिस है लोकल का एमओए का। मैं एमओए से इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि आप लोग इजीली कनेक्ट कर पाओ। मेरा और कोई इरादा नहीं है, मैं एमओए को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एमओए का मानो एक मेडिसिन का पैकेट है, जो इंडियन मार्केट में बिक रहा, बने अमेरिकन मार्केट में से फॉर एग्जाम्पल 200 टका में बिकता है, लेकिन इंडिया बोल रहा है कि हमें बोल रहे हैं कि हम इंडिया में बेचेंगे। अब इसमें इंडियन गवर्नमेंट ड्यूटी लगाएगा, क्योंकि जो भी बंदा, सपोज तुम एमओए का डीलिंग करना चाहते, तो तुम एमओए का प्रोडक्ट अमेरिकन मार्केट से इंडिया में इंपोर्ट करके लाओगे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं 200 का प्रोडक्ट है ना, इनपुट कॉस्ट जो तुम्हारा लगेगा तो लगेगा, बट इस प्रोडक्ट में तुमको हमको टैक्स देना पड़ेगा,
गवर्नमेंट बोलता है कि 100% टैक्स, ऐसा भी कुछ प्रोडक्ट है जिसमें 100% टैक्स लेता है, मैंने 200 का प्रोडक्ट में 200 और ऐड हो जाएगा, तो प्रोडक्ट का दाम हो जाएगा 400। ये तो सिर्फ प्रोडक्ट का टैक्स लेके है, इसके ऊपर तुम अपना प्रॉफिट जोड़ोगे। एक पैकेट दवाई बेच के कम से कम अगर 100 रुपया नहीं कमाए तो क्या कमाए, तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट का प्राइस हो गया 500। सिमिलर प्रोडक्ट जो इंडियन मार्केट में जो उसी टाइप ऑफ प्रोडक्ट मिलता है, वो शायद इंडियन मार्केट में 150 में बिकता होगा या 200 में बिकता होगा, तो ऑटोमेटिकली एमओए का प्रोडक्ट इतना दाम बढ़ गया कि तुम ऑर्डर ही नहीं, इंपोर्ट ही नहीं करो। ये एक तरीका है ट्रेड को ऑफ करने का। तुम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि तुमसे प्रोडक्ट नहीं लेंगे, तुम बस ट्रेड ड्यूटी बढ़ा दो। जैसे एसी प्रोडक्ट में रिसेंटली चाइना के साथ इंडिया का इस तरह का हुआ है, एसी फ्रिज इंपोर्ट ड्यूटी रेस्ट्रिक्शन, एक खबर आया था, थोड़ा पुराना खबर है, देखते हैं सर क्या खबर मिलता है। थोड़ा पुराना खबर है, 1-1.5 साल पुराना बात है। गवर्नमेंट ने, देखो ये इस तरह का चीजें होता है, क्या लिखा, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री लिमिट्स इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट होप टू बूस्ट डोमेस्टिक बिजनेस। मैंने इसको अगर रेस्ट्रिक्ट करना है तो रेस्ट्रिक्ट करने के लिए सिंपल रूल लगाना पड़ता है, ड्यूटी बढ़ा, क्या करना पड़ता है, ड्यूटी को, ड्यूटी बढ़ देने से तो फिर और फॉरेन प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में नहीं आएगा, और अगर फॉरेन प्रोडक्ट नहीं आएगा तो ऑटोमेटिकली डोमेस्टिक प्रोडक्ट का बूस्टिंग हो जाएगा। ऐसा कभी कभी करते हैं सर, ऐसा हम लोग ही सिर्फ नहीं करते, दूसरे कंट्रीज भी करते हैं। तो समझ में आ रहा है सर, व्हाट इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, एफटीए? हाँ, a form of trade pacts determine the tariff and duties that countries impose on import and export with the goal of reducing, eliminating trade barriers, thus encouraging international trade. Such agreement usually center a chapter providing for preferential tariff treatment, but they also often include clause or trade facilitation and rule making in areas such as investment, intellectual properties. Intellectual property माने जहां पर मैटर हो जाए बुद्धि लेवल का, माने फॉर्मूला बेचने का। से फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर का कुछ नॉलेज जो विदेश को है, हमारे पास नहीं है, या फिर हमारे पास फॉर्मूला है हम उनको बेच रहे हैं, इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जैसे मानो कोरोना के टाइम पे इंडिया ने लेबोरेटरी बनाया, लेकिन कोरोना का दवाई बनाने का फॉर्मूला हमारे पास नहीं था, तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया का एक फार्म है सीराम बोल के, सीराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भी ऐसा कुछ नाम है, पूना वाला बोल के एक फेमस बिजनेसमैन है, उन्होंने बनाया पूना वाला, उसका पूरा टाइटल है, जिसने कोवैक्सीन का बनाया, और उसके लिए फॉर्मूला किन से लिया था, ऑक्सफोर्ड से। तो ऑक्सफोर्ड के साथ टाई अप करके इंडिया में ही कोवैक्सीन को बनाया गया, फिर उसी कोवैक्सीन को दुनिया के दूसरे कंट्रीज में लाइक अफ्रीकन नेशंस में, बांग्लादेश में हम लोगों से वो लोग खरीदा। एक तरह का क्या हो गया, मल्टीलैटरल एग्रीमेंट हो गया। इंग्लैंड ने हमें दिया, मानी यूरोप ने हमें दिया, हम उनको यहाँ पर बनाया, उनके टेक्नोलॉजी, उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्ट बना, फिर कुछ कंट्रीज को फ्री में, गरीब कंट्रीज को फ्री में दिया मोदी जी ने, मानना पड़ेगा लीडरशिप, और जो ठीक ठाक कंट्रीज हैं उनसे पैसा लेके दिया। तो ये एक बात है ना सर कि इंडिया जैसा कंट्री जो बेसिकली, अगर 1990-2000 के स्टार्टिंग में देखो तो इंडिया दूसरों से मदद मांगता है ऐसे हालत में, बट यहाँ पर हमने एक चीज करके दिखाया कि भाई हम मदद तो लेते हैं बट हम मदद देना भी जानते हैं। इसको बोलते लीडरशिप, तुम्हारे पास कुछ हो ना हो, पर मतलब लीडरशिप इतना होना चाहिए कि नहीं हम भी तुम्हारे लिए कुछ कर सकते हैं। यही चीज एक लीडरशिप क्वालिटी दिखाता है। मैं यहाँ पर मोदी जी का तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं एक लीडर का तारीफ कर रहा हूँ। मोदी जी की जगह अगर राहुल जी होते उनका भी करते यार, ऐसा बात नहीं। नहीं नहीं, कोई कोई ना ऐसे होते हैं, जानते हो ना, ये पक्का बीजेपी है, बात बात पे मोदी जी करता है। एक दिन गाड़ी में जा रहे हैं, ठीक है, एक लड़का था,
ठीक है, तो मेरे को वो एकदम फुल्ली एंटी बीजेपी है। तो मैंने ऐसे प्यार से बोल दिया कि हाँ, मोदी जी ने वंदे भारत एक्सप्रेस को लेके कुछ बात हो रहा था, तो मैं ऐसे प्यार से बोला कि मोदी जी ने तो वंदे भारत ये किया था। तो फिर वो ना एकदम मेरे बात पे ना एकदम, अरे अच्छा देखो, ममता दीदी को क्या बोलते हैं, सब कोई ममता दीदी बोलते हैं, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है, ममता दीदी करके बोलते हैं। तो मोदी जी को क्या मोदी मोदी करेंगे? कोई मेरे पाड़ा का अंकल थोड़ी है। अंकल को भी लोग अंकल बोलते हैं, तो वो तो देश का प्राइम मिनिस्टर है, रेस्पेक्ट तो आ ही जाता है। तो बोला मोदी जी, तो मैंने मोदी जी बोला, उसको पसंद नहीं आया। बोले ये आपका मोदी जी सब बर्बाद करके रख दिया, ये बेकार आदमी, इसका नाम सुबह सुबह आपने क्यों लिया? मैंने उनको बीजेपी से इतना चिढ़ है, और मोदी का नाम लेते जैसे उसका कान गर्म हो गया। बंदा था, मैं क्या बताऊं सर, उनका जो सोच था जात पात के हिसाब से। मैं उसको कुछ बोला नहीं। अब सुबह सुबह से लड़का अच्छा था, लेकिन माथा में कुछ घुसा भर जाने से जैसा होता, मैं उसको और कुछ बोला नहीं। मेरे को बोलता है ये स्नैप कैब गाड़ी चलता है ना, स्नैप कैब जो कैब चलता है, मेरे को बोलता है ये ममता दीदी का भाईपो का कंपनी है। हाँ, ममता दीदी का भाईपो, ये बंगाल का लीडर है बाबा, अभिषेक बनर्जी, ठीक है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और ये एक्चुअली ममता दीदी का निफ्यू है। ठीक है, ठीक है, उसको बांग्ला में बोलते हैं भाईपो, ठीक है, भतीजा। ठीक है, सो बोलते तुम पागल हो गए हो, उसका इतना पैसा कहाँ से आएगा? अब आज तक कोई एक जॉब तक प्रॉपरली नहीं किया, वो क्या बिजनेस करेगा? हाँ, गाड़ी टाटा का है, कंपनी किसी का है। बोले नहीं नहीं, आपको कुछ नहीं पता, हावड़ा में इतना बड़ा जगह और किस कोई दे सकता है? ये ममता दीदी का भाईपो का है, इसीलिए है। ठीक है भाई, तुमको जो पता है वही है, और क्या बोलेंगे। बस मैं उसके सामने बोल दिया था मोदी जी, इतना गुस्सा हुआ। मैं सोचा कि भाई, फिर मैं बोला, सुबह सुबह था, मैंने छोड़ो यार, देश के प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, रेस्पेक्ट तो देना पड़ेगा, पसंद हो ना। जैसे कल ममता दीदी इधर आएंगे, मेरा भी शौक है एक बार देख ली, है ना, इतना बड़ा लीडर है। फिर तो मेरे को सीधा जेल में डालेगा। और मेरा नेटिव जहाँ है, ठीक है, वो झाड़ग्राम एरिया, माओइस्ट एरिया का एक टाइम पे बहुत राज था। और वो खबर कर ही लेगा मेरा एक्चुअल घर कहाँ का है, फिर मेरे को सीधा माओवादी बोल के जेल में घुसा देगा। ऐसा किया था एक जन को, उन्हें बेसिकली राम राम बोल दिया था, और बाद में उसका घर का पता चला माओइस्ट एरिया से, फिर माओवादी का एक केस डाल के जेल में। चलो छोड़ो। अच्छा, समझ में आ गया सर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स एंड सैनिटरी एंड साइटो सैनिटरी इश्यूज। ठीक है, मैंने बेसिकली साइटो सैनिटरी इश्यूज, मैंने बेसिकली ये सब चीजें आपका आ जाता है, क्या बोलते हैं इसको, सर्टिफिकेट आर यूज्ड टू अटेस्ट दैट कंसाइनमेंट मीट साइटोसैनिटरी इंपोर्ट रिक्वायरमेंट एंड अंडर नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशंस। ये बेसिकली आई थिंक पेड़ पौधा रिलेटेड कुछ चीजें होगा, एग्जैक्टली पता नहीं है, यहाँ पर दिया था तो पढ़ा दिया। छोड़ो, ये जरूरी नहीं है आपके लिए, मेरे को भी इतना नॉलेज नहीं है इस चीज के बारे में। जो भी आपको मैं एफटीए समझाने के लिए इतना सारा चीज बता रहा हूँ। चलो आ जाते हैं वापस किताब में। ठीक है, अच्छा, तो after a decade of chewing free trade deals, India has embarked on FTA signing spree that is quickly transforming the country into one of the most FTA engaged countries in the world. Free trade agreement, और आज के डेट में इंडिया बहुत सारे देशों के साथ ऐसा किया। The reinvigorated free trade agreement first began with an agreement with Mauritius on April 2021, followed by fast track negotiation with United Arab Emirates, UAE, Australia, UK, Canada, as well as European Union। समझ में आ रहा है कितने सारे कंट्रीज के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा डिसीजन लिया? आप लोगों को समझ में तो आ गया डिसीजन मैंने क्या डिसीजन। 18 फरवरी 2022 में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद द यूएई was concluded within 90 days of the commencement of negotiation and has been in force since 1st May 2022। कौन कहता है मोदी कुछ नहीं कर रहे हैं? कुछ लोग बोलते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या किया है इंटरनेशनल सिनारियो में, सिर्फ मंदिर ही नहीं बना है।
में देखो, जब आप किसी जगह में अपना डिबेट रखोगे ना, तो आपको पता होना चाहिए, है ना। ज्यादातर केस में देखना, जो लोग एंटी मोदी होगा वो क्या बोलेगा, मोदी ने 10 साल में क्या किया, हाँ, फुल फॉर्म ही नहीं पता, और वो उसको उसको वो बोलेगा राम मंदिर छोड़ के एक चीज दिखा दो जो मोदी ने किया। ऐसा ही बोलता है ना। तो तुम बताओ भाई क्या क्या किया है। अच्छा, बात ऐसा नहीं है, अगर ये मोदी की जगह कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर भी होता, उनको भी ये सब करना पड़ता। ये तो बेसिक चीज है, घर चलाने के लिए सबको काम करना पड़ता, तो इतना तो करेगा। ऐसा करके कोई मेहरबानी नहीं कर दिया, ये तो उनको करना ही है। नहीं करेगा तो फिर 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन का इकोनॉमी का सपना पूरा नहीं हो सकता। The next highly anticipated free trade agreement in the works is with the UK, which is expected to conclude by Diwali on October 2022. And मजा का बात है, इसी पीरियड में आई थिंक ऋषि सुनक, जो इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, इसी टाइम पे ये किया था। तो ऋषि सुनक का लंदन का, इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर होना, ये हमारे लिए एक अच्छा ही बात बोल सकते हैं, एडवांटेज है, क्योंकि इसमें यूरोप में इंडिया का एक पकड़ हो जाएगा। और क्योंकि वो एक तो भारतीय है, दूसरा एकदम मैड मैड हिंदू है, ठीक है। वो इंग्लैंड में रहता है, लेकिन पूरा एकदम हिंदुत्व का पूरा एकदम जम के मनाता है उस चीज को। ऐसा नहीं कि फॉरेन में है तो लिबरल कॉन्सेप्ट में बना, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऊपर से भारत का दामाद भी है, वो क्या बोलते हैं उनको, इन्फोसिस का दामाद है ना सर। The agreement discussion is also the first track with Canada, European Union as well as with the Gulf Cooperation Council। जैसे कि गल्फ माने ये तेल का कुआं जिनके पास है, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतार, सऊदी एंड यूएई। पाकिस्तान वाले सारा दिन इस्लाम के नाम पे झगड़ा करता है भारत के साथ, उसी नाम पे तो अलग अलग हुआ, है ना। और भारत में उनसे ज्यादा लोग यहाँ इस्लाम फॉलो करता है, तो फिर इस्लाम के साथ भारत का कोई झगड़ा नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये जितना कंट्रीज है, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतार, सऊदी, ये पाकिस्तान तो बॉन्ड इस्लाम नहीं है। पाकिस्तान बॉन्ड इस्लाम है क्या, नहीं है ना। वो तो अलग बात है, इसका हिस्ट्री का अलग चीज है। तो ये सब बॉन्ड बॉन्ड इस्लाम कंट्री, इनको भारत से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको भारत से कोई प्रॉब्लम नहीं, इनसे भारत का रिश्ता बहुत बेहतर होता है। इवन दुबई में तो मंदिर बनाना, वो इसका स्वामीनारायण टेम्पल, और दुबई में मंदिर बनने के बाद दुबई में बारिश बंद नहीं हो रहा है। जहां पर साल में एक बूंद बारिश नहीं होता, वहां पर एक दिन में, हाँ दुबई में बारिश हुआ तो अभी तो 1 महीने पहले, पूरा साल भर का बारिश एक दिन में हो गया। 3 साल का बारिश, 72 साल में इतना बारिश नहीं हुआ। और ये मंदिर बनने के बाद ही हुआ है, पता नहीं मैंने इसके साथ मंदिर का क्या लेना देना हुआ है। ये दुबई गवर्नमेंट बोला कि मंदिर बनाने के बाद ही ऐसा हो रहा है। व्हाट इज द रीजन, वी डोंट नो। जो भी हो, ये सभी कंट्रीज के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। इवन कश्मीर में तो आई थिंक सऊदी ने बोला है कश्मीर में दुनिया का सबसे बड़ा मॉल बना है, श्रीनगर में। हाँ, देखो क्या होगा। चलो, समझ में आ रहा है सर, ठीक है। तो ये सब रिसेंटली हुआ है देश के साथ। हमारे देश ने इतने सारे कंट्रीज के साथ डिफरेंट काइंड ऑफ कोऑपरेशन किया है। और ये पाकिस्तान को बहुत झाल लगता है, क्यों जानते हो। पाकिस्तान को कुछ मिलता नहीं है, उनको लगता था कि वो जैसे हम लोग का होता है ना बचपन में, कि हम लोग एक ही जात का है ना, हम लोग भाई भाई। अरे भाई, भाई भाई होने के लिए हमेशा जात का होना जरूरी नहीं है। एक ही जात का होगा तो भाई। पाकिस्तान का ऐसा कॉन्सेप्ट है कि हम मुस्लिम फॉलो करते हैं, इस्लाम है, वो भी इस्लाम कंट्री है, तो हमको दिखेगा। अरे भाई, यहाँ पर देखने का मैटर नहीं है, तुम बनो ना, अरे क्या बोलते हो इसको, तुम अपना औकात बनाओ, एलिजिबल बनो, सबके साथ सबका भाईचारा बना रहे। फॉलोइंग से क्या फर्क पड़ा। लेकिन पाकिस्तान ऐसी ही सोच। मैं बार बार पाकिस्तान का क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जितना कंट्रीज के साथ इंडिया का कोऑपरेशन बढ़ा है ना, तुम पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का वीडियो देखना। मैं देखता हूँ, जब भी मेरा माइंड ऑफ होता है मैं उनका वीडियोस देखता हूँ। इवन पाकिस्तान का जो आजकल का एडुकेटेड नौजवान है ना, वही लोग वीडियो बनाता है, और वहां का आम जनता को पूछते हैं, और उनका हर जवाब कुछ कुछ नहीं पता,
इस्लाम का कोई एक चीज जो बचपन में कभी सुना था उसी बात को लेके पढ़ा है, दुनिया कहाँ आगे चला गया, ये लोग उसी बात को बार 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 5 बार, ये लोग खुद बोलता है। ठीक है, ये लोग खुद मतलब वहां का लोकल जो यूथ मतलब एडुकेटेड है वही लोग बोल रहे हैं कि भाई आप लोग ना चुप क्या करो। जैसे एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, एक रिपोर्टर एक लड़का को जाके बोलता है कि ऐसे ही कुछ इस्लाम को लेके ही कुछ पूछता है। तो फिर जैसे नॉर्मली ऐसे हम इस्लाम का नहीं है, हमारे हिंदू में भी सेम कॉन्सेप्ट है। ये भारतीय कल्चर है कि महिला लोग देखना थोड़ा सा घूंघट में रहते हैं या फिर कुछ पर्दा देते हैं ना सर पे। आजकल हम लोग थोड़े लिबरल हो गए, इतना इश्यूज नहीं है, बट अभी भी है। तो इस्लाम में ऐसे लिखा है कि महिला पर्दा में रहेगा। ठीक है, तो अगर महिला पर्दा में रहेगा तो इस्लाम में ये भी लिखा है, जैसे ये हिंदू में भी लिखा है, ऐसा बात नहीं, किसी लड़की को बुरे नजर से नहीं देखना है। तो लड़का को भी वो शर्महाया होना चाहिए कि किसी लड़की को ऐसे ताड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, गंदा नजर से। तो फिर लड़का आके उसको बोलते हैं कि आपने दुपट्टा क्यों नहीं लिया। ठीक है, तो लड़की जो रिपोर्टर है वो बोल रहा है कि मैंने दुपट्टा नहीं दिया, ये आपको कैसे पता चलता। यानी इस्लाम के हिसाब से तो आपको मेरे को देखना नहीं चाहिए। तो फिर सारा चीज लड़कियों पे ही क्यों लगता है। अरे जितना नियम आपका है वो सारा नियम तुम औरत पे ही क्यों लगाते हो। तुम्हारे लिए भी तो कुछ लागू होता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सब पाकिस्तानी मीडिया का ही मैं आपको बता रहा हूँ। ये सब चीजें वो लोग ओपनली करता है। आजकल तो पाकिस्तान गवर्नमेंट भी पागल हो रहा है कि कैसे क्या करेगा, पूरा माथा खराब हो गया है सबका। और ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट को लेके भी बोलता है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ तो सबका अच्छा अच्छा इन्वेस्टमेंट चल रहा है। आपको सुनने में हैरानी होगा कि इंडिया का खाना पीना दुबई लेता है, इवन हमसे गोबर भी लेता है दुबई। हमारे गोबर से वो वहां पर खेजूर बनाता है। हाँ, ठीक है, हमारे गोबर से वो वहां पर खेजूर बनाते हैं। हम लोग जहाज जहाज गोबर उनको देते हैं, काउ डंग जिसको बोलते हैं। ठीक है, जहाज जहाज टन टन देते हैं, यानी मेट्रिक टन में बोले। मजाक नहीं कर रहे हैं। अगर तुम्हारा गाय भैंस नहीं है, पालना चालू करो, उसका गोबर बनाओ और दुबई को बेचो। वो उससे डेढ़ बनाएगा और डेढ़ बना के हम सबको बेचेगा, जो हम लोग 250 रुपया पैकेट में खाते हैं। तो और वही चीज हमारा ही चीज हमारे यहाँ का सब्जी वगैरह दुबई हमसे लेता है, फिर दुबई उसी को अपने पैकेजिंग में पाकिस्तान को बेचता है। देखता रहता हूँ और सोचता रहता हूँ कि मैंने दिमाग का दही किसको बोलते हैं। तो एज यू नो, अंडर फ्री ट्रेड buyers and sellers from separate economies voluntarily trade with minimum of state interference। माने इसमें दो बिजनेसमैन इजीली एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेगा और गवर्नमेंट का मिनिमम इंटरफेरेंस में बिजनेस करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर बहरीन का कोई बिजनेसमैन के साथ इंडिया का कोई बिजनेसमैन बिजनेस करना चाहता है, तो बेसिक कुछ टर्म्स कंडीशन फॉलो होगा, उसका पेपर्स होगा, लेकिन गवर्नमेंट इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करे, तभी वो एफटीए सही रहेगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तभी बनेगा। द फ्री इंटरप्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड डिसाइड प्राइस। प्राइस कौन डिसाइड करेगा, मार्केट। जैसे इसको लेके लास्ट ईयर पार्लियामेंट में बवाल हो गया था। हमारा राइस पाने के लिए इंडियन राइस क्वालिटी में बहुत अच्छा होता है। इंडियन राइस, क्योंकि इंडियन वेदर इज वेरी गुड फॉर राइस प्रोडक्शन, क्वालिटी राइस प्रोडक्शन के लिए इंडियन वेदर इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो हमारा राइस पाने के लिए जापान जापान का लोग वहां पर भी राइस होता है, पर बिकॉज जापान काइंड ऑफ कोल्ड में भी चला जाता है ना, मतलब उसका जो एरिया है ट्रॉपिकल नहीं है, वहां पर ठंडा भी अच्छा खासा पड़ता है ना, इसलिए जापानीज लोग काला काला नहीं होता, गोरा गोरा होता है ना। हम लोग काले काले क्यों हैं, ट्रॉपिकल है इसलिए, और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, ये एकदम प्योरली नेचुरल मैटर है। यहाँ का लोग अगर गोरा गोरा होगा मतलब कोई ना कुछ जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तभी गोरा गोरा है, नहीं तो यहाँ का जो लोकल जेनेटिक्स है वो काला काला ही होगा। एक्सेप्ट फ्यू हिमालयन एरिया जहां पर धूप कम आता है या फिर सीधा नहीं गिरता है, जैसे वेस्ट बंगाल, साउथ इंडिया। ठीक है, ये सब एरिया में धूप सीधा गिरता है, तो यहाँ का लोग काला होगा, ये नेचुरल है। काला होगा या फिर थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको, ब्राउनिश होगा। गोरा एकदम गोरा त्वचा जो होते हैं ना, कुछ तो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं हुआ है, नहीं तो हो नहीं सकता। सर आपने रिसर्च किया क्या।
नहीं, ये नॉर्मल बात है सर, कॉमन सेंस। तो मिनिमम स्टेट इंटरफेरेंस का समझ में आ रहा है। द फ्री इंटरप्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस में जो, अच्छा मैं आपको पार्लियामेंट का बता रहा था, बवाल मचा था पार्लियामेंट। बीजेपी गवर्नमेंट बोल रहा था कि खेती बाड़ी में फार्म बिल, इसको किसान बिल बोल के एक बिल आया था, तो उसमें बोला था कि किसानों को अपना प्रोडक्ट अपनी मर्जी से बेचने दो, ये बीच में सरकार को मत पड़ने दो। स्टेट इंटरफेरेंस बहुत है हमारे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में, समझ में आ रहा है ना बातें। स्टेट इंटरफेरेंस का मतलब क्या है? तो मोदी गवर्नमेंट का कहना है कि किसान जो बनाता है, चावल उगाता है, आटा उगाता है, जो भी उगाता है, इसको फ्रीली ओपन मार्केट में बेचने दो, उसको जहां प्रोडक्ट का दाम मिले वो हर चीज में उसको बेचना, इवन उसको एक्सपोर्ट करने दो। लेकिन कुछ लोगों का मानना है ऐसा करने से प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाएगा और प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मोदी जी का कहना है कि जब प्रॉब्लम होगा तब गवर्नमेंट उसको देखेगा, लेकिन किसान को इंडिपेंडेंट होने दो, क्योंकि स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगा। क्योंकि स्टार्टिंग में जब, क्योंकि अभी हर कोई किसानी नहीं करता है, ये जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कम्युनिस्ट वाले, देखना मार्केट में नारा लगाते हैं, आजकल दिखता कम है, लेकिन उनको सब, उनके साथ तुम बात करो, कोई भी फैमिली में अगर कम्युनिस्ट फॉलोअर है, होगा, मिल जाएगा, बंगाली फैमिली में तो मिलेगा ही मिलेगा, जो सीपीएम से कनेक्ट रखता है। तुम बस उनसे एक बार पूछो कि देश में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, वो तुमको सबसे पहले एक ही चीज का जवाब देगा, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। और उसके पीछे वो क्या लॉजिक लगाएगा कि चीजों का दाम कितना बढ़ा, उसका मतलब वो कहना चाहेगा कि महंगाई कितना हुआ है। तो मैंने एक बार बोला कि महंगाई जरूर हुआ है, बट इंसान का इनकम भी तो बढ़ा है। तो मैं उनको पूछा कि आप मानो 1980 के टाइम पे, 1980s 90s में आपका 5,000 टका सैलरी हुआ करता था एक स्कूल टीचर का, से फॉर एग्जाम्पल। तो अभी एक स्कूल टीचर का कम से कम 50,000 का सैलरी है। तो फिर इनकम के साथ साथ इन्फ्लेशन जरूर बढ़ा है, लेकिन इनकम भी तो बढ़ा है। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ चीजों का दाम पहले से कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। इसका रीजन क्या है? फॉर एग्जाम्पल बेसिक कुछ वेजिटेबल्स हैं या फिर कुछ चीजें हैं, जो कुछ फ्रूट्स हैं जो इतना महंगा नहीं होना चाहिए बट फिर भी महंगा हो। इसका रीजन है कि एग्रीकल्चर नहीं हुआ है। डेली नीड्स का चीज का दाम बढ़ने से ही तो दिक्कत होता है ना लोगों को। सोना का दाम बढ़ने से पब्लिक चिल्लाता नहीं है, डायमंड का दाम बढ़ने से पब्लिक नहीं चिल्लाता है। चिल्लाता है क्या? जो बेसिक नीड्स है उसका दाम बढ़ने से पब्लिक चिल्लाता है। और डेली के चीजों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फूड। और देखना जब भी कोई बात करते हैं फूड को लेके ही बात करते हैं कि खबर जिनसे दाम प्रचुर बढ़े जाए, फिर प्रोडक्शन नहीं है इसलिए। क्यों प्रोडक्शन नहीं है? सिंपल लॉजिक है, किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता। वेरी सिंपल। मानो तुम्हारा पापा किसान है, तुम किसान बनेगा आज के डेट में? कितना बच्चा होगा? 10% बच्चा नहीं मिलेगा। जो जो अनपढ़ रहेगा वही बोलेगा ठीक है हमारा तो और कुछ हो नहीं सकता, हम किसानी करेंगे। खेती को इतना कमजोर माना है ना लोग, इस कॉन्सेप्ट को बदलने के लिए करंट गवर्नमेंट कोशिश कर रहा था कि किसानों को एक फ्री ट्रेड एरिया दिया जाए, वो अपना प्रोडक्ट जहां उनको ज्यादा दाम मिले वहां बेच पाए। एक्सपोर्ट करने का भी हम लोग उनको मौका देंगे, क्योंकि बाहर में बहुत हाई डिमांड है। इवन जापान इज रेडी टू परचेज राइस फ्रॉम अस, साउथ अफ्रीका इज रेडी टू परचेज राइस फ्रॉम अस। तो हमारा राइस इतना एक्सपोर्ट होगा कि राइस बेच के किसान अलग ही लेवल का एक जिंदगी जी सकता है, ऑडी मर्सिडीज सब ले सकता है। और उसको देखते हुए दूसरे चाषी भी बोलेगा कि हम भी चाष करेंगे, क्योंकि चाष में पैसा है। आज के डेट में लोग क्या बोलते हैं? चाष में पैसा नहीं है। बस इस परसेप्शन को बदलना था। नहीं करने दिया हरियाणा के चाषी लोग, पंजाब के किसान लोग। क्यों? क्योंकि वो लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं बड़े बड़े कंपनी के साथ, उनको कनाडा से फंडिंग मिलता है। क्योंकि कनाडा में बहुत सारे लोग उनका पहले से ये बसा हुआ है। उनके पास देखना, हर पंजाब हरियाणा साइड में तुम जाओगे, स्पेशली पंजाब में, हर किसान के घर में तुमको ट्रैक्टर मिलेगा, हर किसान के घर में तुमको ऑलमोस्ट बुलेट देखने को, एक तरह का। हमारे यहाँ पर कौन से किसान के घर में तुमको रॉयल एनफील्ड देखने को मिलेगा? एक लुंगी पहन के, गमछा पहन के, गला में लटके हुए किसान दिखता है इधर। हाँ, ऐसा एक सिंगल हड्डी का चेहरा होता है, एक साइकिल होगा, वही बहुत बड़ी चीज है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ के किसान के पास पैसा नहीं है, मैं एवरेज किसान का बात कर रहा हूँ। यहाँ भी रिच किसान है, बट एवरेज में पंजाब हरियाणा साइड में किसान बहुत रिच है। दो कारण है, एक मेहनत, दूसरा
फंडिंग है उनको, और वो लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता है बड़े बड़े कंपनीज के साथ। हमारे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कॉन्सेप्ट अभी तक डेवलप नहीं हुआ। सो देयर आर लॉट्स ऑफ इश्यूज। ये सब कॉन्सेप्ट को पूरा ऑल ओवर इंडिया में एक फ्री ट्रेड एरिया किसानों के लिए बनाने के लिए कोशिश कर रहा था, और मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू से प्रोडक्ट का दाम ठीक करने के लिए बोल रहा था। स्टार्टिंग में तो दिक्कत होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर मानो हम लोग जो चावल 60 रुपीज में खरीदते हैं या 50 रुपीज केजी में खरीदते हैं, किसान को अगर वही चावल का दाम कोई बोलेगा हम 150 टका देंगे, तो ऑब्वियसली किसान उधार बेचेगा, तो लोकल एरिया में तो दिक्कत होगा अनडाउटेडली। लेकिन इस प्रॉब्लम को भरपाई करने का एक ही उपाय है, जो लोग खेती नहीं कर रहा है या जो जमीन को बेकार कर रहा है ना, उसमें इनोवेशन नहीं ला रहा है, वो जगह बनेगा। 5 साल 10 साल और टाइम लगेगा, लेकिन एक बार ये जगह बन जाए ना, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हम लोग इतना बना सकते हैं कि हम लोग सिर्फ खाना नहीं, फॉरेन में भी एक्सपोर्ट कर सकते। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको समझने के लिए ना तो पार्लियामेंट में कोई रेडी है और ना होना चाहता है। लास्ट में मोदी जी इसमें हार माना और बिल को वापस लिया। 1.5 साल से प्रदर्शन चला है हरियाणा दिल्ली बॉर्डर में, 1.5 साल से। अपडेट ले लिया ना, प्रॉब्लम करता है कभी कभी। चलो समझ में आ गया सर, मैंने एक एक बातों पे बहुत कुछ हो सकता है। Protectionism, on the other hand, is a state policy aimed to protect domestic producer against foreign competition through the use of tariffs, quotas, and non-tariff trade policy instrument. Tariff and non-tariff. टैरिफ लगाओ मैंने टैक्स लगाओ, और नॉन टैरिफ मैंने बिना टैक्स का। The trade liberalization refers to opening up domestic market to goods and service from the rest of the world by bringing down trade barriers. समझ में आ गया ना, मैं कहानी आपको बता दिया, बाकी तो बस इंग्लिश का खेला है। ये थोड़ा दिक्कत करता है जिसका इंग्लिश थोड़ा वीक है, बट अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ, रीड करने से आप समझ पाओगे, इतना तो गारंटी। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इंग्लिश मुश्किल कर रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसका सिंपल नोट्स बनाने का। ये लोग थोड़ा सा डिफिकल्ट लैंग्वेज दिया है मैथ के अंदर, मैं इसका सिंप्लीफाइड वर्जन रेडी कर रहा हूँ, मिल जाने से आप लोगों को दे दूँ। अच्छा, however, it is a fact that the fair competition does not always exist, and unobstructed international trade also brings in severe dislocation to many domestic firms and industries on account of difficult adjustment problems. Already discuss कर दिया मैंने, चिप्स के साथ डिस्कस किया, अरे कोको कोला के साथ डिस्कस किया। Therefore, individuals and organizations continue to pressurize policymakers and regulatory authorities to restrict import or to artificially boost up the size of exports. या तो इंपोर्ट रेस्ट्रिक्ट कर दो, या फिर आर्टिफिशियली एक्सपोर्ट का साइज को बूस्ट करो। आर्टिफिशियल बूस्टिंग का मतलब है कि ऐसा दिखाओ कि जैसे सिचुएशन ऐसा क्रिएट करो कि हम लोग सिर्फ एक्सपोर्ट ही कर पाए, इंपोर्ट ना करें। ऐसे प्रेशर भी आता है गवर्नमेंट को, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। चाइना ऐसा करता है, लेकिन चाइना का आज के डेट पे वो औकात हो चुका है, वो कर सकता है। इसलिए तो अमेरिका कभी कभी गुस्सा हो जाता है। पर बेसिकली आर्टिफिशियली कैसे करते हैं ना, चाइना बेसिकली आज के डेट में ना सेल्फ सफिशिएंट है, वो हर चीज बना सकता है। चाहे क्वालिटी यूरोपियन वर्ल्ड से थोड़ा कम ही क्यों ना हो, बट दे रियली कैन बिल्ड देयर ओन प्रोडक्ट्स फॉर देयर ओन पर्पस। इवन दे बैंड गूगल इन देयर कंट्री। हाँ क्या है, बिलीवली तुम यूज करते हो, समझ में आ रहा है। तो लोग अपना सोशल मीडिया चलाता है, अपना अपना सर्च इंजन चलाता है, ठीक है, ताकि वो बाहर का चीज इंपोर्ट ना करे। उल्टा वो चाहता है कि लोगों को, ऐसे वो यूज करता है ना, ऐसा ही चाहता है। हाँ, अवेलेबल तो होना पड़ेगा, लेकिन चाइना की तो फिर देखो, सोचो कि गूगल प्ले कहाँ का है, अमेरिका का है। चाइना का वो जो पर्टिकुलर तुम सोशल नाम बोल रहे हो, जो उसका यूट्यूब जैसा एक चैनल है, वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म, चाइना अपना चीज गूगल प्ले स्टोर में रख रहा है, लेकिन अपने कंट्रीज में लोगों को गूगल का चीज यूज करने में बैन कर रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड सर, नहीं समझा।
प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर, गूगल कहाँ का कंपनी है? अमेरिका का कंपनी। चाइना का जो मोबाइल वीडियो शेयरिंग, जो नाम बोल रहे, क्या नाम बोला? बिली बिली, बिली बिली, ठीक है। चाइना का जो बिली बिली है, जो वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, ये वीडियो शेयरिंग, चाइना का वीडियो शेयरिंग कहाँ है? चाइना का वीडियो शेयरिंग तुम लोग को दिख रहा है? थोड़ा सा दिख रहा है। चाइना का जो बिलीबिली प्लेटफॉर्म बता रहा है, ये प्लेटफॉर्म चाइना का है। गूगल प्ले, गूगल प्ले गूगल का है, लेकिन चाइना अपना प्लेटफॉर्म गूगल प्ले स्टोर में रख सकता है, लेकिन गूगल का प्रोडक्ट चाइना में बैंड करके रखा है। यानी चाइना में लोगों को यूज नहीं करने दे रहा है, लेकिन अपना प्रोडक्ट प्ले स्टोर में डाल के रखा है। प्ले स्टोर तो अमेरिका का है, जिसमें चाइना का प्रोडक्ट है, लेकिन इसी गूगल का सर्च इंजन चाइना में बैंड क्यों है? खुला छोड़ देते, खुला छोड़ देते, लोग यूज करता ना करता अपना चॉइस है। हाँ यार, तुम गूगल को अच्छा अमेरिका में, चाइना में क्यों बैन करके रखा, लेकिन अपना प्रोडक्ट के प्रमोशंस के लिए तुम प्ले स्टोर में उसको डाल के रखा। लेकिन अमेरिका चाहता तो चाइना को बैन कर सकता था, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं करता। दाल में कुछ काला लग रहा है। ये सब ट्रेड पॉलिसी का पार्ट है सर। चाइना अपना बहुत सारा इंफॉर्मेशन दुनिया को दिखाना नहीं चाहता। चाइना का ये पॉलिसी कभी कभी दुनिया को समझ भी नहीं आता है, और कभी कभी गुस्सा भी होता है लोग। कभी लगता है, कभी कभी मेरे को लगता है ठीक ही कर रहा होगा जो कर रहा होगा। कभी कभी लगता है नहीं, इट्स नॉट ओके, बिकॉज तुम इतना सीक्रेट सी करके दुनिया के सामने क्या करना चाहते हो? चाइना तो Amazon चलता है। चाइना में अलीबाबा बोल के कंपनी बहुत चलता है। चाइना में तो उसी का सोच रहा है से अलीबाबा सबके लिए पता नहीं सर, पता करो, मेरे को बताओ। नहीं पता मेरे को। हाँ, बैन है अमेजन। तब बैन है। हाँ हाँ, अलीबाबा का चलेगा। अलीबाबा तो वहाँ का है। अलीबाबा का जो मालिक है जैकमा, जैकमा तो चाइना का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। वो तो चलेगा। उनको बैन कर देगा तो फिर चाइना का दिक्कत हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ अलीबाबा सब जगह चलेगा। हाँ, क्या? सब जगह चलेगा। हाँ हाँ हाँ, 5G 1v1। जो भी हो, आप लोग समझ तो पा रहे हो ना सर, ये ट्रेड इंस्ट्रूमेंट क्या चीज है? हाँ, एक कंट्री क्या चाहता है, क्या चलाना चाहता है, क्या नहीं, एवरीथिंग। मैंने बाउंड्री का खेल है पूरा। टैरिफ, टैरिफ के बारे में क्या बोलते हैं? टैरिफ ऑल्सो नोन एज कस्टम ड्यूटी। टैरिफ को क्या बोलते हैं? कस्टम ड्यूटी। इंपोर्ट करोगे दूसरे कंट्रीज के प्रोडक्ट, आपको ड्यूटी देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ड्यूटी का दूसरा नाम है टैक्स, बेसिकली टैक्सेस और ड्यूटीज इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड। नॉर्मली एक्सपोर्ट में ड्यूटी देना नहीं पड़ता, बट कभी कभी गवर्नमेंट एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगाता है, अगर कंट्री नहीं चाहता कि ये प्रोडक्ट बाहर के देश में जाए। ठीक है, तुम देखना, खबर न्यूज फॉलो करना, मिलेगा। नॉर्मली एक्सपोर्ट में कंट्री चाहता है कि ड्यूटी ना देना पड़े, क्योंकि एक्सपोर्ट होने से देश को फॉरेन रिजर्व बने, देश का फॉरेक्स बढ़ता है। ठीक है, डॉलर हम लोग इनकम करते हैं। बट अगर गवर्नमेंट चाहता है कि ये प्रोडक्ट देश के बाहर ना जाए, अगर वो देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो देश गवर्नमेंट क्या करेगा, उसमें एक्सपोर्ट ड्यूटी इतना बढ़ा देगा, ऑटोमेटिकली उस पर एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा। इसको डायरेक्टली बैन क्यों नहीं करता है? क्योंकि अगर बैन कर देगा तो फिर, हाँ, हाँ, बायलैटरल ट्रेड पॉलिसी में इश्यूज आ सकता है। लोग बोल सकता है कि भाई तुमने बैन क्यों किया? ठीक है, नहीं, तुम ऐसे एक्सपोर्ट कर नहीं सकते, ऐसा मत करो, तुम ड्यूटी बढ़ा दो।
तो डिफरेंट टैरिफ्स आर जनरली, इसको बोलते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी। ऐसे चीजों को बोलते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी, माने उनका प्रोडक्ट भी यहाँ पर चलने नहीं देना है इसलिए ड्यूटी बढ़ा देना, इस टाइप का। कस्टम एक्ट का एक पढ़ाया जाता है आप लोगों को, सीएमए वाले को तो हम लोग इंटर में पढ़ाते हैं, और सीए वाले लोग इसको फाइनल में पढ़ते। कस्टम एक्ट, जैसे इनकम टैक्स पढ़ते हो, जैसे जीएसटी पढ़ते हैं हम, पढ़ते हैं लोग, वो तो इंटर में ही पढ़ लोगे, लेकिन कस्टम एक्ट आप लोग फाइनल में जाके पढ़ोगे जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट। So different tariffs are generally applied to different commodities. It is defined as a financial charge in the form of tax imposed at the border on goods going from custom territory to, ठीक है। कस्टम टेरिटरी माने जहाज जहां पर लगता है रे बाबा, कस्टम टेरिटरी माने आप लोगों को मैं पढ़ा है कभी कस्टम टेरिटरी क्या होता है? ये इंडिया देख रहे हो सर? अगर तुम इंडिया के शोर लाइन में खड़े हो, मैंने इंडिया के समुद्र किनारे खड़े हो, तो इंडिया कितना तक है? अगर किसी को बोलेगा भाई कौन सा इंडिया है, तो आप बोलोगे सर जो इंडिया का मैप है वही इंडिया है ना। नॉर्मल लोग क्या बोलेगा, जो इंडिया का मैप है वही है इंडिया। लेकिन सर एज पर लॉ या एज पर इनकम टैक्स, एज पर कस्टम्स, इंडिया का मतलब सिर्फ इंडिया का ये रेखा नहीं है, इसके बाहर भी इंडिया है, इधर भी इंडिया है, इधर भी इंडिया है, इधर भी इंडिया है। कहां तक? सर इंडिया एक्सटेंड्स टू 12 नॉटिकल माइल। कितना? 12 नॉटिकल माइल। टैक्स में पढ़ाते हैं सर। 12 नॉटिकल माइल तक, मैंने मानो कि तुम इंडियन ओशियन पे खड़े हो, तमिलनाडु पे कन्याकुमारी में, और तुम सोच रहे हो कि कहां तक भारत है। समुद्र तो सबका है, लेकिन भारत का समुद्र कितना है, इसको बोलते हैं इंडियन टेरिटोरियल वाटर ऑल्सो। इसमें 12 नॉटिकल माइल पूरा पूरी तुम्हारा है। 12 के बाद 24 नॉटिकल माइल तक तुम्हारा कस्टम वाटर है। कस्टम वाटर माने जैसे ही बाहर का जहाज इंडिया के कस्टम वाटर में घुस जाएगा, उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, या फिर जो टैक्स लेवल रिलेटेड जो भी लाइबिलिटीज होता है वो काउंट होना चालू हो जाएगा, चाहे लेना हो या देना हो। तो कस्टम वाटर में घुसते ही ये दिक्कत हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो 12 नॉटिकल माइल तक इंडिया है, 24 नॉटिकल माइल में कस्टम वाटर है, उसके बाहर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, EEZ। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन माने समुद्र के अंदर अगर कहीं पर भी कुछ मिलता है इन द सेंस, सपोज कुछ ऑयल माइंस मिलता है या गैस का कुछ माइंस मिल जाए, ठीक है, तो उसमें पहला हक किसको मिलेगा? एक्सट्रैक्शन का इंडिया का। उसके बाहर 200, ये 200 नॉटिकल माइल तक होता है। उसके बाहर जो समुद्र है उसे हाई सी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाई सी, महासमुद्र। इसमें और इंडिया का अधिकार, तब मारपीट करना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है, वही बात यहाँ पर कह रहा है सर। कस्टम टेरिटरी ट्रांसफर, जैसे इंडिया का कस्टम टेरिटरी से दूसरे कंट्री में जा रहा है, टैक्स इंप्लीकेशंस आ जाता है। दे आर मोस्ट विजिबल एंड यूनिवर्सली यूज्ड ट्रेड मेजर्स दैट डिटरमाइन मार्केट एक्सेस फॉर गुड्स। हमारा प्रोडक्ट दूसरे कंट्री में बेचो, दूसरे का प्रोडक्ट हमारे कंट्री में बेचो, ठीक है, तो उसके लिए एक ट्रेड टैरिफ का कॉन्सेप्ट चलता रहता है। ठीक है, फॉर्म ऑफ इंपोर्ट टैरिफ, स्पेसिफिक टैरिफ होता है। स्पेसिफिक टैरिफ का मतलब होता है is a mixed amount of money per physical unit or according to the weight or measurement of the commodity imported or exported. This tariff can vary according to the type of goods imported. Specific tariff का एग्जांपल दिया, जैसे मानो 1000 may be charged on each imported bicycle. बाईसाइकिल अगर इंडिया में इंपोर्ट करते हैं तो बार बार 1000 टका चार्ज करें, ये फिक्स रेट है। द disadvantage of this type of tariff is an instrument for protection of domestic producer is that its protective value varies inversely with the price of the import. For example, if the price of imported cycle is 5000 and the rate of tariff is 20%, then it due to inflation the price of bicycle rises to 10,000. The specific tariff is still only 10% of the value of the import. Since the calculation of these duties does not involve the value of mechanism, custom valuation is not applicable in this case. मैंने फिक्स रेट में
हम चाहे तो टैरिफ लगा सकते हैं, जैसे 1000 टका बाईसाइकिल लगाओगे तो 1000 टका फिक्स रेट का। लेकिन फिक्स रेट में प्रॉब्लम है कि इन्फ्लेशन के साथ वो एडजस्ट नहीं होता है। मार्केट में जब चीजों का दाम बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाता है, बाईसाइकिल जो लोकल मार्केट में है। तो लोकल मार्केट में भी चीजों का दाम बढ़ेगा, और लेकिन जो चीज तुम फॉरेन से लेके आ रहे हो, मानो उनके कंट्री में इन्फ्लेशन नहीं है, तो उनका 1000 टका लगाने के बाद भी हो सकता है कि उनका प्रोडक्ट मार्केट में सस्ता हो गया और हमारा प्रोडक्ट महंगा हो गया। नहीं समझे? इंडिया में इन्फ्लेशन चालू हुआ, साइकिल बनाने के लिए जितना स्पेयर पार्ट्स चाहिए वो सारा चीज खरीदने का जो कॉस्टिंग है वो ज्यादा चल रहा है। और हम लोग जो फॉरेन मार्केट से साइकिल लेके आ रहे हैं उसमें जो वहां का मार्केट कॉस्ट है वो तो लगा, साथ में 1000 टका का इम्पोर्ट ड्यूटी, स्पेसिफिक ड्यूटी। लेकिन वो स्पेसिफिक ड्यूटी लगाने के बाद भी इंडियन मार्केट में वो सस्ता बिक रहा है, तो फिर ड्यूटी लगाने का क्या जरूरत था? इसीलिए फिक्स रेट में प्रॉब्लम होता है। इसलिए हमेशा परसेंटेज में लगाओ, कि जो भी दाम होगा उसके ऊपर एक परसेंटेज ऐड करो कि कितना परसेंटेज इन्फ्लेशन के ऊपर एडजस्ट करके। इसमें क्या होता है, ट्रेड का एक प्रॉपर सिस्टम बनता है, कस्टम वैल्यूएशन सही होता है। समझ में आया ना सर? एक होता है एड वैलोरम टैरिफ, माने एडिशन करके, when the duty is levied as a fixed percentage of the value of the trade commodity, it is called as valorem tariff, ad valorem tariff. Ad valorem, ad माने ऐड करना, is levied as a constant percentage of the monetary value of 1 unit of the imported good. जैसे कि 20% ad valorem tariff on any bicycle generate 1000 payment on each imported bicycle priced at rupees 5000 in the world market, and if the price rise to 10,000 it generates a payment of 2000। 5000 के ऊपर 1000 है तो 10,000 के ऊपर 2000। While ad valorem tariff preserve the protective value in tariff on home producers, होम प्रोड्यूसर्स का वैल्यू को वो देखता है। इट गिव्स इंसेंटिव्स टू deliberately undervalue the goods price on involves and bill of lading to reduce the tax burden. Nevertheless, ad valorem tariffs are widely used across the, ये दुनिया भर में यूज इसलिए होता है क्योंकि इसमें लोकल प्रोड्यूसर्स को सुविधा दिया जाता है। समझ में आ रहा है ना सर? बेसिकली सिंपल, 5000 में 1000 और 20,000 10,000 में 20% करके 2000। वैल्यू बढ़ने से बढ़ेगा, नहीं तो कम ही रहे। मिक्स टैरिफ भी होता है, कंपाउंड टैरिफ ऐसे, कंपाउंड ड्यूटी, टेक्निकल अदर टैरिफ भी होता है, जैसे यहाँ पर टेक्निकल टैरिफ। These are calculated on the basis of specific contents of the imported good. That is, duties are payable by its components or related items. For example, 3,000 in each solar panel plus 50 per kg on the battery. टेक्निकल और अदर टैरिफ ऐसे कुछ भी नाम पे लगा सकता है। टैरिफ लगाने का मेन पर्पस क्या है? लोकल प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करना, ये मेन कारण होता है टैरिफ लगाने का, और साथ में गवर्नमेंट का इनकम। ठीक है। कॉम्पाउंड टैरिफ भी हो सकता है, जिसमें अगर और ज्यादा होगा तो बढ़ जाएगा, जैसे कि कॉम्पाउंड टैरिफ और कॉम्पाउंड ड्यूटी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एन एड वैलोरम एंड स्पेसिफिक, मैंने स्पेसिफिक और एड वैलोरम को मिक्स कर देगा, तो जो ड्यूटी का कॉन्सेप्ट बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पाउंड और कॉम्पाउंड ड्यूटी, कॉम्पाउंड टैरिफ और कॉम्पाउंड ड्यूटी। टैरिफ रेट कोड TRQs, ये भी बहुत पॉपुलर है आज के डेट में। कॉम्बाइन ऑफ टू पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, quotas and tariffs. Input entering under specified quota proportion are usually subject to a lower or sometimes zero. माने अगर कोटा है, गवर्नमेंट कोटा दिया है तो जीरो टैरिफ रेट। इनपुट हैव क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड ऑफ द कोटा फेस ए मच हायर टैरिफ। माने एक कोटा दिया कि भाई 100 kg लेगा तो फ्री, लेकिन 100 kg के ऊपर लाएगा तो एक्स्ट्रा। ठीक है, इसको बोलते हैं टैरिफ रेट कोटास। समझ में आ रहा है? पढ़ने से समझ में आ जाएगा, अगर तुमको पता है कि कारण क्या है तो तुम एक बार गो थ्रू करेगा तुमको समझ में आ जाएगा। समझ में आया सर? तो एक बार क्या करना है सर, ये अलग अलग जो टैरिफ का दिया है ना लिस्ट, एक बार प्लीज गो थ्रू करना घर पे। कोई भी डाउट होगा मेरे को नेक्स्ट क्लास में पूछिए। पढ़ेगा ना या नहीं पढ़ेगा? पढ़ने से समझेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, माथा के ऊपर से नहीं जाएगा। अगर तुमने टैरिफ क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड क्या कॉन्सेप्ट क्या है, अगर ये समझ में आ गया तो तुम रीड करने से तुमको बिल्कुल समझ में आएगा। जिस पॉइंट में समझ नहीं आएगा मेरे को नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। ठीक है, पढ़ने से ही पूछेगा, ना पढ़ने से कैसे पूछेगा? ठीक है सर, तो फिर आज इतना ही है, अभी मैम का क्लास है। शुभंकर, मानसी, सतांशी, समझ में आया आप लोगों को? हाँ सर। ठीक है सर। शुभंकर बुझेছিস? ओके सर, मैम का क्लास अलग लिंक में जाएगा। ठीक है,
हाँ मानसी बोलो। हाय सर, थैंक यू सर। ठीक है, मैम का क्लास अलग लिंक से जाएगा, ज्वाइन करो आप।